गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल के फर्स्ट पेपर आधुनिक भारत का इतिहास से ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी के टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में बताया था कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी सर्वोच्च सत्ता को देशी रियासतों पर स्थापित करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल किए और इसमें जो ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता जो अलग अलग फेज में डेवलप हुई, इसमें सबसे पहले मैंने बात की थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस या सुरक्षित घेरे में रहने की नीति, जिसके अंतर्गत अनेक बफर स्टेट्स बनाए गए। दूसरी जो पॉलिसी थी वो सबऑर्डिनेट आइसोलेशन की थी, जिसके अंतर्गत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने लगभग सभी भारतीय रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया और इसी पीरियड में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अनेक देशी रियासतों का विलय किया और उनके वैध उत्तराधिकारी नहीं होने की स्थिति में उनके गोद लेने के अधिकार को मान्यता नहीं दी। इस प्रकार की साम्राज्यवादी और प्रतिक्रियावादी नीतियों का नतीजा था कि अंग्रेजों के खिलाफ 1857 ईस्वी का बड़ा रिवोल्ट हुआ और इस विद्रोह के कारण ब्रिटिश सरकार को ये समझ में आ गया कि अब उन्हें अपनी नीति में परिवर्तन करना आवश्यक था। इस 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान ब्रिटिश क्राउन ने ले लिया और जो मुगल सत्ता का जो सर्वोच्च स्थान था अब वो नहीं रहा और अब ब्रिटिश क्राउन ने या ब्रिटिश सम्राट ने या साम्राज्य ने वो स्थान ले लिया। 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में विक्टोरिया ने एक घोषणा की जिसके द्वारा देशी रियासतों के शासकों को इस बात के लिए आश्वस्त किया गया कि भविष्य में देशी रियासतों का विलय नहीं किया जाएगा और उनके साथ जो पुराने संधि या समझौते किए गए थे उनको उसी रूप में लागू किया जाएगा। देशी रियासतों के शासकों को अनेक सनदें जारी की गई और उनके गोद लेने के अधिकार को मान्यता दी गई। इन सनदों के जारी करने के साथ ही देशी रियासतों के शासकों को यह भी स्पष्ट किया गया कि सनदें जारी करने के बावजूद यदि देशी रियासतों में कोई भी अराजकता या असंतोष की स्थिति पैदा होती है तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हस्तक्षेप किया जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई अस्थायी प्रबंध व्यवस्था की आवश्यकता होती है तो ऐसी स्थिति में भी ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप कर सकती थी और अगर उन्हें लगता था कि किसी देशी रियासत का निरीक्षण या मुआयना करने की आवश्यकता है तो ऐसा भी वो कर सकते थे। यानी उन्होंने देशी रियासतों को आश्वस्त किया, ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साम्राज्य का अभिन्न अंग माना, उन्हें जो पहले तुच्छ दृष्टि से देखा जाता था अब वो स्थिति नहीं रही और उन्हें एक साम्राज्य के एक सदस्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी सर्वोच्च सत्ता को भी बनाए रखा। तो अब जो फेज स्टार्ट होता है, जो नया जो पीरियड शुरू होता है वो है पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन का, जो कि 1858 से 1919 की अवधि में हमें दिखाई देता है। इस पीरियड में सर्वोच्च सत्ता बनी रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देशी रियासतों ने जो समझौते या संधियां की थी उनको इन्होंने अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया इस पीरियड में कि उनमें से संधि में से जो भी पार्ट उन्हें ठीक लगता था उसका वो अब प्रयोग करने लग गए थे। सर्वोच्च सत्ता अभी भी विद्यमान है, हालांकि विलय करने की नीति का त्याग कर दिया गया। देशी रियासतों के शासकों से सहयोग लेने की नीति आरंभ हुई। ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगा कि भविष्य में कोई भी विद्रोह या क्रांति वगैरह हो तो देशी रियासतों का वो एक बांध के रूप में प्रयोग कर सकती थी। तो इस प्रकार से जो ब्रिटेन में जो शाही परिवार के सदस्य थे उनकी विजिट भारत में होने लगी, उन्हें आमंत्रित किया जाने लगा। 1876 में
लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया, जिसमें सभी देशी रियासतों के नरेश शामिल हुए थे और रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी के रूप में मान्यता दी गई। और इस दिल्ली दरबार के बाद में देशी रियासतों के शासकों के लिए अलग अलग बंदूकों की सलामी तय की गई, उन्हें उपाधियां भी दी गई, यानी उन्हें ब्रिटिश सरकार अपने नजदीक लाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे मैटर थे जहां पर अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता नजर आती है। जैसे आंतरिक मामला की जहां तक बात है तो अंग्रेज सरकार का हस्तक्षेप अभी भी जारी ही था और उसे बार बार ये दिखाने का प्रयास भी किया गया कि हम अभी भी सभी मामलों में सर्वोच्च हैं। जैसे उत्तराधिकार के मामले हैं, उनमें निर्णय लेने का अधिकार इनके पास में था। उत्तराधिकार को स्वीकार करने का निर्णय भी यही लोग ले रहे थे। किसी शासक को पदच्युत करना या उसे सजा देने का अधिकार भी ब्रिटिश सरकार के पास में था और आंतरिक प्रशासन में इस प्रकार से इनका हस्तक्षेप अभी जारी था। अंतरराष्ट्रीय मामलों की जहां तक बात है, अंतरराष्ट्रीय मामलों में देशी रियासतों के शासकों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं मिला हुआ था। वो किसी विदेशी शासक के साथ में कोई भी प्रकार का संधि या समझौता नहीं कर सकते थे, राजदूतों का आदान प्रदान वो नहीं कर सकते थे और यदि उनके रियासत का कोई नागरिक उसे विदेश जाना होता था तो उसे अन्य नागरिकों की तरह पासपोर्ट बनाने की आवश्यकता होती थी। अन्य रियासतों के साथ में यदि झगड़े होते थे उनके, तो उसको भी सेटल करने का काम ब्रिटिश सरकार के थ्रू होता था। और यदि ब्रिटिश सरकार का किसी अन्य देश के साथ में कोई संधि या समझौता होता था तो उसकी धाराएं देशी रियासतों पर भी समान रूप से लागू होती थी। देशी रियासतों के शासक ब्रिटिश सरकार की सहमति के बिना कोई युद्ध वगैरह भी नहीं कर सकते थे। उन्हें किसी विदेशी को अपने यहाँ पर नौकरी देने का भी अधिकार नहीं था। अर्थात अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में और आंतरिक मामलों में काफी हद तक दिखाई देता है कि देशी रियासतें ब्रिटिश सर्वोच्च सत्ता के अधीन ही हैं। और विलियम ली वॉर्नर ने अपनी पुस्तक द नेटिव स्टेट्स ऑफ इंडिया में इस सबऑर्डिनेट यूनियन का जो पीरियड है उसमें देशी रियासतों के कुछ ऐसे मामलों पर गौर किया है जहां पर ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्त हस्तक्षेप किया। जैसे एक केस था बड़ौदा के गायकवाड़ का 1873 का। यहाँ बड़ौदा में शासक को कुछ आरोप लगा करके दोषी माना गया। उस पर आरोप लगाया कि उसने रेजिडेंट को विष देने का प्रयास किया। उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया। हालांकि जो जज वगैरह थे उनमें भारतीय सदस्यों ने उसे निर्दोष पाया, लेकिन उसके बावजूद उसको अपने पद से हटा दिया गया और एक बालक को राजा बनाया गया और उसके संरक्षण के लिए एक परिषद की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से बड़ौदा के केस में अंग्रेजों ने एक अच्छा खासा हस्तक्षेप किया। इसी प्रकार से मैसूर में 1881 में ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया और इस समय लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल था। यह निर्णय लिया गया कि इस मैसूर को जो वैध उत्तराधिकारी है उसे लौटा दिया जाए। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इसे एनेक्स कर लिया गया था, लेकिन इस समय यह निर्णय लिया गया कि उसे उसके उत्तराधिकारी को लौटा दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ उसे इस बात के लिए भी बाध्य किया गया कि वो हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठावान रहेगा और ब्रिटिश सरकार की मंजूरी के बिना वो कोई भी कार्य नहीं करेगा। तो यहाँ भी यह समझाने का प्रयास किया गया कि किसी भी राज्य
की कानूनी स्वीकृति ब्रिटिश सरकार के बिना संभव नहीं थी। यानी अल्टीमेटली जब तक वो स्वीकृति ना दे या वो मंजूरी ना दे तब तक कोई देशी रियासत का अस्तित्व संभव नहीं था। इसी प्रकार से एक केस 1891 में मणिपुर का, कि वहां का शासक था सूरचंद्र और उसके खिलाफ सेनापति और उसके भाई ने विद्रोह कर दिया था। उसे पद पे से हटा दिया गया था और जो युवराज जो पहले कहीं और जगह पर था उसने आकर के राजा का पद ग्रहण कर लिया। तो सूरचंद ने ब्रिटिश सरकार से हस्तक्षेप की प्रार्थना की, लेकिन यह मामला बहुत आसानी से सुलझा नहीं और जो ब्रिटिश अधिकारियों को वहां भेजा गया, कमिश्नर को भेजा गया, तो कुछ झगड़ा वगैरह हुआ और उनकी हत्या हो गई। और ऐसी स्थिति में सेनापति और राजा के भाई को दोषी पाया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया और बाद में राजा के पद पर किसी बालक को बिठाया गया और उसी प्रकार से कि रेजिडेंट वहां पर सारे मामलात की निगरानी करेगा और ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप वहां जारी रहेगा। मणिपुर वाले केस में देशी रियासतों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि यदि किसी ब्रिटिश अधिकारी की हत्या हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृत्यु दंड तक भी दिया जा सकता था। यानी ब्रिटिश सरकार यहाँ पर भी सर्वोपरि थी और वो निर्णय ले सकती थी, कानून की व्याख्या वही लोग कर सकते थे। इसी प्रकार से हैदराबाद में एक आदेश जारी किया गया, एक तरीके से देशी रियासतों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि आंतरिक और बाहरी मसलों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप जारी रहेगा और उनकी स्वीकृति के बिना कोई भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए देशी रियासतें स्वतंत्र नहीं होगी। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपनी सर्वोच्च सत्ता प्रदर्शित की और इसी प्रकार से पटियाला राज्य में, जबकि वहां का शासक नहीं चाहता था और उसका विरोध था कि रेलवे का निर्माण हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये मानते हुए और ये उन्होंने प्रदर्शित किया कि रेलवे का निर्माण आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक था, तो इसलिए रेलवे का निर्माण किया जाएगा और वहां कराया भी गया और उसकी इच्छा को कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो इस प्रकार से 1858 के पश्चात भी हालांकि देशी रियासतों का सहयोग इन्होंने लिया, लेकिन बराबर सर्वोच्च सत्ता जो है वो दिखाई दे रही है कि वो अभी भी मौजूद है और आखिरकार सभी महत्वपूर्ण निर्णय ब्रिटिश सरकार ही ले रही थी। बाद का जो पीरियड है उसमें लॉर्ड कर्जन के समय में देशी रियासतों को बराबर शासकों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि वो अधीनता की स्थिति में है। देशी रियासतों के शासक यदि विदेश चले जाते थे या विदेश भ्रमण के लिए जाना चाहते थे तो कर्जन ने उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि उन्हें इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वे लंबे समय तक अपनी रियासत से बाहर रहें और उन्हें अपनी रियासत में ही मौजूद रहना चाहिए। अर्थात देशी रियासतों के शासक गवर्नर जनरल या ब्रिटिश गवर्नमेंट की मंजूरी के बिना कहीं पर भी आ जा नहीं सकते थे। और लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन जैसी घटनाएं हुई और राष्ट्रीय आंदोलन इस समय काफी जोर पकड़ रहा था और इस समय ब्रिटिश सरकार को फिर से यह भी महसूस हुआ कि देशी रियासतों के शासकों का सहयोग वो ले और उन्होंने इस प्रकार के इस समय प्रयास भी किए। देशी रियासतों को शाही परिवार के नजदीक लाने का प्रयास किया गया और कई
शाही सदस्यों की इस समय भी विजिट हुई, दरबारों का आयोजन किया गया और रियासतों के शासकों को उपाधियां वगैरह भी दी गई। देशी रियासतों के शासकों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना सहयोग दिया भी, और ये दिखाई देता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय इन शासकों ने अंग्रेज सरकार का भरपूर सहयोग भी किया। हालांकि अभी भी रेजिडेंट का हस्तक्षेप जारी था। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसका प्रभाव इन शासकों पर भी कुछ हद तक पड़ने लगा था, और जो ब्रिटिश सुप्रीमेसी थी जिसके अंतर्गत उन्हें किसी भी प्रकार का कोई राइट नहीं मिल रहा था, तो कहीं कहीं इनमें भी असंतोष की भावना आने लगी थी और ये भी सरकारी नीतियों का विरोध करने लगे थे। ब्रिटिश सरकार ने इस बात को महसूस करते हुए 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया, उसके अंतर्गत कुछ सुधार करने की कोशिश की। व्यवस्था ये की गई कि एक काउंसिल ऑफ प्रिंसेस स्थापित की जाए, और 1921 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई, और इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के कुल 121 सदस्य थे, जिसमें 109 सदस्य 109 रियासतों से लिए गए और 12 सदस्य 126 रियासतों से लिए गए। 320 रियासतें ऐसी थी जिनका कोई भी प्रकार का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसका अर्थ ये भी है कि इसकी सदस्यता अनिवार्य नहीं थी। इसका प्रेसिडेंट वाइसरॉय होता था, एक चांसलर और एक उप चांसलर, और 7 सदस्यों की समिति होती थी। ये लोग विचार विमर्श करते थे, वाद विवाद करते थे, और इनके जो निर्णय होते थे वो एक सलाह के रूप में लिए जाते थे, ये कोई बातें नहीं थे। तो इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको संतुष्ट करने का काफी हद तक प्रयास किया, और इस समय जबकि राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र गति से चल रहा था, तो देशी रियासतों के शासकों को भी ये लगने लगा कि उन्हें ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना ही होगा, क्योंकि इस राष्ट्रीय आंदोलन का असर उनकी रियासतों में भी पड़ने लगा था, और ये शासक ये नहीं चाहते थे कि इस प्रकार का विरोध उनके यहाँ पर भी हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनका सहयोग लेने के लिए इंपीरियल सर्विस ट्रूप्स की स्थापना भी की, और ब्रिटिश सरकार ऐसा महसूस कर रही थी कि उनके सैनिकों का प्रयोग वो राष्ट्रीय आंदोलन की ताकत को दबाने में कर सके, और इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। तो इस प्रकार जो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी उसमें देशी रियासतों के शासक उनके सहयोगी के रूप में और आधार स्तंभ के रूप में सामने आए, और जो भी प्रतिक्रियावादी ताकतें उन्हें नजर आती थी जिसको वो दमन करना चाहते थे, उसमें देशी रियासतों के शासकों ने उनका बराबर सहयोग किया, और वो साम्राज्य के आधार स्तंभ बने रहे।